Hello dear students, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. आज आपकी इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास फर्स्ट है और सबसे बेसिक चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर से माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टोरी स्टार्ट ही यहीं से होती है और ये है बजट कंस्ट्रेंट। एक बात और भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस क्या होंगे, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स कम इम्पोर्टेंट है। इन सब के लिए एक अलग से लेक्चर्स होता है, उनको आप सुनेंगे तो आपका सारी जानकारी मिल जाएगा। वैसे आपका इस सेमेस्टर का सिलेबस रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही आया है, तो हम लोगों ने उसको अभी ओवरव्यू दिया है। उसको ढंग से देख करके एक सिलेबस की वीडियो मैं अलग से आपके सामने प्रोड्यूस करूँगा, तो वहाँ से आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। इस क्लासेस में हम उसको डिस्कस करने में टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड क्लास तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। तो क्या फ़र्क पड़ता है उसके लिए, यहाँ बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको बात करके। यहाँ पे हम प्रॉपरली चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मतलब समझ लो जो आपका सिलेबस का डिस्कशन होता है उसके बाद जो हम करते हैं वो आज यहाँ करने वाले हैं। बजट कंस्ट्रेंट पहला टॉपिक है, और इसके अलावा इसमें और कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो सारी बातें वहाँ डिस्कस होंगी। तो आज की क्लास में वहाँ पे टाइम नहीं लगाएंगे हम। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं बजट कंस्ट्रेंट की। आप लोग सभी हेडिंग लिखिए, सब लोग हेडिंग लिख लीजिए। पहले लिख लिया आपने? ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? राइट सर, क्लियर है सर। एक बार बता दूं कि ऐसा कोई भी टॉपिक अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊँगा, जो टॉपिक्स आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने 11-12 भी पढ़ा है और ख़ासकर सेमेस्टर 1 में तो पढ़ ही रखा है, तो इसका मतलब है कि वो टॉपिक इस बार के सिलेबस में बेसिक्स में आता है। बेसिक्स का मतलब ये नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। जितने भी बेसिक्स टॉपिक्स हैं उसमें से सबको मिला करके एक क्वेश्चन बनता है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया स्टार्ट करने से पहले आपको, जैसे कि बजट कंस्ट्रेंट है, इंडिफरेंस कर्व्स है, यूटिलिटी है, चॉइस है एंड डिमांड है। इन सब को मिलाकर मैंने क्या कहा, बजट कंस्ट्रेंट, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व जिसको यहाँ प्रेफरेंसेस कहेंगे, चॉइस एंड डिमांड, ये सब को मिला करके एक क्वेश्चन यहाँ बनता है। एक क्वेश्चन के अंदर ABC पार्ट भी होते हैं, सबको मिला करके। लेकिन अगर इन सारी बातों को अगर मैं यहाँ बोलता हूँ और बोलते वक्त आपको लगता है कि ये बातें तो मुझे पहले पढ़ा हुआ है और मुझे आता है, इसका मतलब मैं वहाँ पे बेसिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। और जब उसी चैप्टर में आपको लगेगा कि ये बातें तो मैंने पहले नहीं पढ़ी है, इसका मतलब मैं सेमेस्टर 3 में आ चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल बजट कंस्टेंट जब मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो हो सकता है कि बजट कंस्टेंट पढ़ाते वक्त आपको कुछ देर ऐसा लगे कि ये सब बात तो सुना हुआ है यार, बजट लाइन में जानता हूँ, उसका स्लोप में जानता हूँ, उसका शिफ्ट में जानता हूँ। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी आपके सिलेबस में मुझे सब कुछ बताना है, मैं हमेशा से ये मानकर पढ़ाता हूँ कि किसी को कुछ नहीं आता है, सब जीरो है। जो पढ़ा भी चुका हूँ, जो पढ़ भी चुके हैं, सब बेकार। लेकिन जो बातें रिविजनरी नेचर का है उसमें मैं टाइम थोड़ा जल्दी लगा देता हूँ, फटाफट कर देता हूँ, और जो एब्सोल्युटली एग्ज़ाम में आने वाला है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लेता हूँ। राइट, तो आप जानिए, जब भी किसी चैप्टर को पढ़ाऊँगा सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास 1। जब भी किसी चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उसको पढ़ाते वक्त तो थ्योरी भी होगा और न्यूमेरिकल्स भी होगा। लेकिन आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि एग्ज़ाम में यहाँ पे 90% न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। जो थ्योरी आएगा भी ना, वो इस तरह का थ्योरी आएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये थ्योरी है कि न्यूमेरिकल है। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जो थ्योरी भी आएगा वो इस तरह का आएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि थ्योरी है कि न्यूमेरिकल है। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करने वाले आएंगे, एनालिटिकल आएंगे, एनालाइज करने वाले आएंगे। लेकिन जब तक हम थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हम न्यूमेरिकल्स आपको समझा नहीं पाएंगे। ये डिस्कस तो हम जरूर करेंगे, लेकिन फोकस सारा सारा किस पे रहेगा? न्यूमेरिकल्स पे रहेगा। जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा तो हो सकता है 2 क्लासेस थ्योरी की लग जाए और 3 क्लासेस न्यूमेरिकल की लग जाए, लेकिन ऑफकोर्स न्यूमेरिकल पे ज़्यादा क्लासेस होंगी। न्यूमेरिकल्स में भी 2 तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं और दूसरे होते हैं वर्कबुक के क्वेश्चंस।
वर्कबुक क्वेश्चंस थोड़ा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस को हम झेलेंगे, फाइट करेंगे। जितना ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा मेरे एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा, आसान होगा। फाइट करेंगे हम। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस उतने टेढ़े मेढ़े नहीं आते हैं, लेकिन वो तभी आसान होते हैं जब आप ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस यहाँ पे क्या करोगे, फेस करोगे। जो मेरा स्टडी मटेरियल है उसमें थ्योरी भी मैं क्लास में ज़्यादा लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ दे रखा है। और जो मेरा न्यूमेरिकल्स है उसमें भी मैंने कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स क्लास में करवाऊंगा, और कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स तो आपको करने भी दूंगा, क्योंकि उसके सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। होप यू अंडरस्टैंड। आइए आगे की बात हम शुरू करते हैं। आगे की कार्रवाई शुरू करने से मैं पूछता हूँ बजट कंस्ट्रेंट के बारे में कुछ बातें। देखिए जी, सबसे पहली बात क्या है कि मुझे बताइए किसको किसको मन नहीं करता है कि दुनिया का हर चीज़ वो खरीद के अपने घर में ले आए। आपका मन करता है? बताइए। मेरा मन करता है कि जो गाड़ियाँ देखूँ सब मैं खरीद लूँ, जो घर देखूँ मैं सब मैं खरीद लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि उसको खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे मतलब इनकम चाहिए, चाहिए ना। उसको खरीदने के लिए इनकम चाहिए, और इनकम मेरे पास क्या है, लिमिटेड है। इनकम को ही हम बोलते हैं बजट। बजट हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। इस लिमिटेशन ऑफ बजट को ही बजट कंस्ट्रेंट बोलते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब ही लिमिटेशन होता है। मैंने पहले भी कहा कि कुछ क्लासेस में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बातें हमारी सुनी हुई है, तो या तो मुझे आप बता दो कि क्या आपको आता है और क्या नहीं आता, वो फिल्टर करके मैं पढ़ा दूँ आपको। पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझे सब कुछ पढ़ा लेने दो, मुझे मत रोको, मुझे बोलने दो जितना मुझे बोलने का मन करता है। उसमें से जितनी अच्छी अच्छी बातें होगी आप खुद छांट लेना, जो अच्छा लगेगा, जो लगेगा बहुत आसान है उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, जो लगेगा मुश्किल है उसको पढ़ लेना बढ़िया से। ये बजट के लिमिटेशन को हम बोलते हैं बजट कंस्टेंट। इनकम को हम डिनोट करते हैं एम से, मान गए बच्चे। अब आप मुझे बताइए कि जब भी अपने इनकम से कुछ चीज़ आप परचेज करने लगते हो, मार्केट जाते हो, तो मार्केट में उस सामान को परचेज करने से पहले आप क्या पता करते हो, बताओ क्या पता करते हो? उसकी प्राइस पता करते हो। यस, प्राइस पता करते हो। अगर प्राइस आपके अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ना हो तो आप उल्टे पाँव उस दुकान से भाग जाते हो कि चल कैसे क्या कर सकते हैं, मेरे रीच में है ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो प्राइस देखते हैं, और क्या देखते हैं कि अगर मान लो प्राइस अफोर्डेबल भी है तो फिर देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी हम परचेज कर सकते हैं। जहाँ भी कोई दिक्कत होगा मुझे क्लास में रोक सकते हैं। आप देखेंगे कितनी क्वांटिटी हम परचेज कर सकते हैं। आपने क्या देखा, प्राइस देखा, आपने क्या देखा, क्वांटिटी देखा। बहुत अच्छी बात। सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ मानूंगा दो ही गुड्स हैं, एक है आपका Q1 या X1 मान लो, और दूसरा है वोट X2। दो ही गुड्स है सिंप्लिसिटी के लिए। तो X1 की प्राइस को हम क्या बोलेंगे, P1, और X2 की प्राइस को क्या बोलेंगे, P2। इस वाले फोकस डिस्कशन पे मैं ज़्यादा रिलाई नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब आपको आता है। अगर मैं अपना पैसा कुछ P1 X1 पे खर्च करूँ तो कितना खर्च करूँगा, एक्सपेंडिचर ऑन X1 क्या होगा, सब बच्चा जानता है मुझे, P1 इंटू X1। एक्सपेंडिचर ऑन X2 क्या होगा, P2 इंटू X2। मज़ा आ गया। अगर मैं दोनों एक्सपेंडिचर को प्लस कर दूं, P1 X1 को और P2 X2 को, तो ये एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा, इनकम के बराबर होगा। इनकम के बराबर होगा। लेकिन अगर तब ना जब मैं सारा पैसा खर्च कर दूं, अगर मैं सारा पैसा ना खर्च करूं तो क्या होगा, कम होगा या बराबर होगा। मज़ा आ गया। इसको बोलते हैं बजट इक्वेशन। जब बराबर कर दिया तो क्या हो गया, ये हो गया इक्वेशन। बजट वर्ड आप खुद लगा लीजिएगा। और ये क्या हुआ, ये हुआ बजट कंस्ट्रेंट। अगर बजट कंस्ट्रेंट आपको दिखाने के लिए कहेगा तो आप इस तरह से दिखाओगे। मज़ा आ गया सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए? कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगर बजट कंस्ट्रेंट को अगर हम इसको ग्राफ पे दिखाना चाहेंगे, मैंने इक्वेशन ये दिखा दिया, अब इसको मैं अगर ग्राफ पे शो करना चाहूँ, ये सब बातें आपने पिछले बार पढ़ी हुई है, इसलिए मैं इसको फटाफट उड़ाते जा रहा हूँ। इसमें रुकूंगा ही नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, होल्ड करूँगा ही नहीं। इसको बड़ा आराम से मैं क्या करूँगा, प्यार प्यार से समझाते हुए और निकलता चलूँगा, मैं रुकूंगा ही नहीं बिल्कुल। अगर इसको ग्राफ पे दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, ग्राफ पे दिखाने के लिए एक अच्छा सा ग्राफ बना लेंगे।
कई बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, उनको उम्मीद होती है कि मुझे बेसिक्स से बताया, तो बेसिक्स बता रहा हूँ, कर लो बात। राइट सर, आप जानते हैं ग्राफ पे दिखाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे वाई इंटरसेप्ट चाहिए और मुझे एक्स इंटरसेप्ट चाहिए। वाई इंटरसेप्ट देखो, मैं यहाँ इक्वेशन लेके चलता हूँ, P1x1 प्लस P2x2 इक्वस टू है m। अगर मैं मान लूँ इफ़ व्हाट, इफ मान लूँ x1 इक्वस टू 0, तो P2x2 इक्वस टू क्या होगा, m होगा। यस या नो? यस सर। तो फिर x2 क्या होगा, m अपॉन P2। मुझे बोल लेने दो, मुझे डिस्कस कर लेने दो, आप वेट करो, एक दो क्लासेस के बाद ये देखना कितना अच्छा डिस्कशन हो जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सामने आएगी। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि चाहे कितनी भी अच्छी बात क्यों ना सामने आ जाए, बहुत नई नई बातें तो आप यहाँ सीखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये चैप्टर ज़्यादा मुश्किल नहीं माना जाता है, ओवरऑल आसानी माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें अच्छी बातें सीखने को नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम आसान की कैटेगरी में रखते हैं। यस सर, x2 क्या हो गया, m/p2। तो x2 यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, x1 यहाँ पे रख रहा हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूँ, m/p2 लिखूँ। आप इससे सहमत हैं? मज़ा आ गया, ये m/p2 हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अब क्या कर दूँ, मैं ज़्यादा डिस्कशन ना करूँ, इफ़ x2 इक्वस टू 0 देन x1 इक्वस टू m/p1। मानते हैं बात को? यस सर। तो उस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा m/p1। अगर दोनों इंटरसेप्ट्स को मैं जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, क्या मिल जाएगा बताओ? बजट 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 लाइन आ जाए, ये आ जाएगा बजट लाइन। सारे चीख रहे हैं, इसका मतलब है कि सबको पता और क्यों ना पता हो। ये हो गया आपका बजट लाइन। बहुत सही बात सर, बजट लाइन बता दिया। अब एक चीज़ और पूछता हूँ कि बजट लाइन, अगर मान लीजिए आपने सारे पैसे खर्च कर दिए, तो आपका जो बंडल होगा x1 x2 का, वो बंडल कहाँ पे होगा, वो बंडल कहीं न कहीं बजट लाइन पे होगा। अगर सारे पैसे खर्च कर दिए, यहाँ क्या हुआ x1 x2, ये क्या होगा x1 डैश x2 डैश। सारे पैसे खर्च कर दिए तो बजट लाइन के ऊपर होंगे। अगर सारे पैसे नहीं खर्च करे तो कहाँ होंगे, इसका मतलब सर हम यहाँ पे कहीं होंगे, नहीं होंगे, यहाँ कहीं घूम रहे होंगे। क्या बोलते हो? नहीं जी, वहाँ पे नहीं होंगे, सही बोल रहे हैं आप। इसका मतलब हम बीच में कहीं होंगे। अरे भाई, ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये तो हमारे औकात से बाहर की चीज़ है, ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। हमारी कहाँ हैसियत है खरीदने की है, नहीं खरीद सकते, हमारे बजट से बाहर है। वैसे हम खरीद सकते हैं लोन लेकर के, लेकिन अभी लोन लेकर खरीदने वाली बात मैं सिखा नहीं रहा हूँ आपको। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी इनकम क्या कांस्टेंट है। देखो, ऐसे बातों बातों में मुंह से निकल गया। आपको देख के लग रहा होगा कि बजट लाइन जो होता है हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देखो दिख रहा है ना, बजट लाइन हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि बजट लाइन कभी कभार अपवर्ड स्लोपिंग भी होता है, तो मुझे पता है कि कुछ बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होते हैं वो ज़ोर से हंस पड़ेंगे, सर कैसे हो सकता है, बजट लाइन तो कभी अपवर्ड स्लोपिंग हो नहीं सकता, इनकम हमारी फिक्स है, हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, बजट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग भी होता है जब हम क्या कर, हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है अपनी इनकम को बढ़ाने की, सॉरी अपने बजट को बढ़ाने की। कैसे? लोन लेकर के। वो आगे आने वाले चैप्टर्स में होंगे, इंटर टेम्पोरल चॉइस पढ़ाएंगे तब पता चलेगा। हालांकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें बजट लाइन को अपवर्ड स्लोपिंग रखा गया है। कोई गिला शिकवा है? नहीं सर। हाँ, फैंटास्टिक। तो ये तो हो गया बजट लाइन। मैंने बता दिया कि अगर आपने सारे पैसे खर्च कर दिए तो बजट लाइन पे होंगे, सारे पैसे खर्च नहीं किए तो अंदर होंगे। इसका मतलब जितना भी लाइन यहाँ ड्रॉ मैं कर रहा हूँ, जितना भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लैक से रेड गलती से चला गया उसमें, ये ब्लैक वाले, ये सारे आपके लिए अफोर्डेबल है। ऑन द ग्रीन लाइन वो भी अफोर्डेबल है, लेकिन जो इसके बाहर रेड लाइन है ये अफोर्डेबल, रेड डॉट है, अफोर्डेबल नहीं है। तो जो अफोर्डेबल बंडल्स हैं वो सारे बंडल्स को टुगेदर हम क्या बोलते हैं? किसी को पता है कुछ? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं बजट सेट। मैंने बंडल्स की बात करी, बजट, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, बजट सेट। जितने भी अफोर्डेबल बंडल्स हैं सारे बजट सेट है, ऑल अफोर्डेबल बंडल्स। जो अफोर्डेबल बंडल्स हैं वो सारे कहाँ आ गए? वो सारे बजट सेट के अंदर है।
बात समझ गए? देखो अगर घुमा फिरा के बात करो तो सब कुछ एक ही बात होती है, लेकिन हर चीज़ के लिए अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल किया गया। जितने भी हमारे अफोर्डेबल बंडल्स हैं, सारे बंडल्स टुगेदर किसके अंदर आते हैं? बजट सेट के अंदर आते हैं। तो यहाँ क्या क्या बात हो गई? एक हो गई बजट लाइन, दूसरी बात हो गई बजट सेट। जो बच्चा यहाँ तक लिखना चाहता है लिख लीजिए, पहले जल्दी से लिखते जाइए, लिख लिया यहाँ तक। इसको अगर लिख लिया तो मैंने ग्राफ सिखा दिया, लिख लिया तो जल्दी लिखो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। पूछो, अगर मुझे मन नहीं करेगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा, अगर मुझे लगेगा फालतू बात है तो मैं क्लास के बाद जवाब दूंगा तुम्हें, पूछो। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा। यार बच्चा देखो, ये ओवरऑल जो पढ़ा रहे हैं ना आपको, ये सब बजट कंस्ट्रेंट के अंदर ही आता है। ओवरऑल जो भी कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं हम, ये बजट कंस्ट्रेंट टॉपिक के अंदर आता है, लेकिन उसके अंदर भी तो बहुत कुछ है ना। बजट सेट्स हो गया, मतलब यहाँ पे जब बजट कंस्ट्रेंट की बात करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर बंडल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब बजट सेट की बात करते हैं तो हम सारे बंडल्स को टुगेदर देखते हैं, जो भी अफोर्डेबल बंडल्स हो बजट सेट कहलाता है। चलिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, यहाँ तक लिख लिया। आइए अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए क्या? सॉरी, ग्राफ हो गया था, स्लोप लिखिए, स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन। बेटा जान, आपने क्या देखा कि मैंने इक्वेशन डिराइव किया, मैंने ग्राफ डिराइव किया, अब मैं स्लोप पे आ रहा हूँ, स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन निकालने के लिए मुझे उसका इक्वेशन एक बार फिर से बता दो, क्या था? P1x1 प्लस P2x2 इक्वस टू क्या? M था ना। अब देखो मुझे बताओ, मैंने मैक्रो क्लासेस में भी और हर क्लास में बोलता हूँ, अगर आपको स्लोप निकालना है तो y एक्सिस के हिसाब से आपको इक्वेशन को डिराइव करना होगा। तो y एक्सिस पे क्या x2 है, तो यहाँ क्या करो, P2x2 इक्वस टू क्या लिखो? M माइनस P1x1 लिख सकते हैं? बोलो जल्दी से। यस सर। तो P2 इक्वस टू क्या कर दूँ मैं? सॉरी, x2 इक्वस टू क्या लिखूँगा? M अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P2 इंटू x1। मज़ा आ गया? बोलिए जल्दी से। यस सर, यस सर, यस सर। अब आप गौर से देखिए, अगर आपको मैं हर क्लास में ये बात याद दिलाता हूँ, लीनियर इक्वेशन क्या था? एम एक्स प्लस सी था ना। तो यहाँ एम क्या है? स्लोप है। अगर ये एम स्लोप है तो यहाँ पे ये स्लोप है। चलो मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, इसके हिसाब से सी प्लस एम एक्स लिख देता हूँ, मान गए? यहाँ पे ये स्लोप है, यहाँ पे ये स्लोप है। ये बहुत बच्चों वाली बात है, मैं बच्चों से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ज़्यादा बच्चे मत हो जाइए आप, थोड़ा सा बच्चा होइए। तो स्लोप क्या हो गया यहाँ पे? P1 अपॉन P2 स्लोप हो गया। स्लोप क्या हो गया यहाँ पे? P1 अपॉन P2। लिखिए इस चीज़ को, स्लोप क्या हो गया? बोलिए जी, स्लोप P1 अपॉन P2। आगे चल के देखना, जब मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। सारे न्यूमेरिकल्स ही होते चले जाएंगे। ये अच्छी बात है, जितना न्यूमेरिकल्स कीजिए आप लोग। स्लोप इक्वस टू हो गया P1 अपॉन P2, स्लोप इक्वस टू हो गया P1 अपॉन P2, लेकिन इसके पीछे साइन माइनस है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है बताइए? माइनस साइन क्या शो करता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। किसने बोला? नाम बताइए। अमन ने बोला, बहुत अच्छा बोला। दूसरी बात, आपको लगता होगा कि सर ये सवाल भी क्यों पूछ रहे हैं, इतना आसान सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नहीं पूछना चाहिए मुझे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये माइनस साइन क्या शो करता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। यस बच्चा, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन अगर मैं कभी स्लोप के बारे में बात करूँगा तो P1 एंड P2 लिखूंगा, एब्सोल्यूट टर्म्स में P1 अपॉन P2 ही होता है। अगर मैं डायरेक्शन को इंक्लूड करूंगा तो माइनस P1 अपॉन P2, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में P1 अपॉन P2 ही बोलूंगा मैं आपको। यहाँ मैं स्लोप अगर P1 अपॉन P2 लिख रहा हूँ तो ये समझ लो कि P1 और P2 इंडिविजुअली कुछ नहीं है, P1 अपॉन P2 कलेक्टिवली साथ साथ इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कह सकता हूँ स्लोप इज व्हाट? स्लोप इज व्हाट? रेशियो ऑफ P1 अपॉन P2। स्लोप इज रेशियो ऑफ P1 अपॉन P2। प्राइस इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? कि प्राइस इंडिविजुअली 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, प्राइस इंडिविजुअली 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, प्राइस इंडिविजुअली 8 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। अगर प्राइस इंडिविजुअली मैटर करता तो 2, 4, 8 मैटर करता, ये मैटर नहीं कर रहा है। मैटर क्या कर रहा है? 8 और 12 कलेक्टिवली मैटर कर रहा है, 4 और 6 कलेक्टिवली मैटर कर रहा है, 2 और 3 कलेक्टिवली मैटर कर रहा है, और ये सब क्या है? 2/3 ही है।
मान गए? तो जब भी कभी स्लोप की बात होगी तो स्लोप को कहोगे क्या? रेशियो ऑफ P1 अपॉन P2। मज़ा आ गया सर, एब्सोल्युटली मज़ा आ गया। लिख लिया यहाँ तक बच्चे? लिख लिया? जल्दी बताओ, लिख लिया? यस सर, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, लिखो। जो भी मैं बता रहा हूँ इसको बोलते हैं ओवरऑल वार्म अप बोलते हैं। पुरानी बातों को याद करना, पुरानी बातों को याद करना। अगर इन सब कॉन्सेप्ट को आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा तो आपको याद आता होगा कि किस डेस्क पे बैठे थे और हमारे अगल बगल कौन थे, और उससे उस वक्त हम क्या बात कर रहे थे टीचर पर ध्यान ना देते हुए। आपको ज़रूर याद आ रहा होगा, क्योंकि जब कोई टॉपिक हम पिछले क्लासेस का पढ़ते हैं तो ज़रूर याद आता है। मतलब ज़रूर इसको 12th क्लास में भी कुछ ना कुछ पढ़ाया गया होगा इसके बारे में। आइए जी, आगे बढ़ें। पक्की बात? यस सर, आगे बढ़िए। स्लोप को हम किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं। अदर मेथड टू फाइंड आउट व्हाट? फाइंड आउट स्लोप। स्लोप को निकालने का दूसरा मेथड भी है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको कहता हूं कि आप बजट लाइन, ओ माय गॉड, फिर से ड्रॉ करके बताइए क्या होता है। ये है सर बजट लाइन, है कि नहीं बताइए? यस सर, ये है x2 और ये है x1। मान गए? अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लूँ और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लूँ, ये लिखूँ x2 और ये लिखूँ x1, और यहाँ पे एक पॉइंट और ले लूँ, ये पॉइंट और ले लूँ, यहाँ क्या लिखूँ? x2 डैश, और यहाँ क्या लिखूँ? x1 डैश। मानते हैं बच्चे? ये इंक्रीज कर रहा है और ये रिड्यूस कर रहा है। ऑफ कोर्स होगा, दोनों नहीं परचेज कर सकते हैं एक साथ आप, क्योंकि इनकम फिक्स है। दोनों एक साथ नहीं परचेज कर सकते हैं क्योंकि इनकम फिक्स है। तो बेटा जान मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पे आपको स्लोप निकालने के लिए कहूँ तो आप क्या कहोगे? स्लोप क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है स्लोप क्या होता है। यहाँ पे स्लोप होगा चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1। मज़ा आ गया? यहाँ पे स्लोप क्या होगा? चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1। नहीं हुआ है? तो कहोगे सर इसका मतलब है कि जो स्लोप आपने पहले बताया था P1 अपॉन P2, क्या वो स्लोप अलग है? नहीं जी, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब क्या सर? P1 अपॉन P2 इक्वस टू x2 अपॉन x1 होता है। यस होता है, ऑफ कोर्स होता है। अगर साइन लगाओगे माइनस तो यहाँ भी लगाओ और यहाँ भी लगाओ, ये भी माइनस साइन। देखो ना क्यों? क्योंकि ये कम हो रहा है तो ये ज़्यादा हो रहा है, माइनस साइन तो है ही। अगर अभी भी आप कन्विंस नहीं है तो आइए इसको एक नए तरीके से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं सर? पहले लिख लो यहाँ तक। अभी स्लोप के बारे में बहुत अच्छी बात करनी है, जो बेसिक्स लेवल बात होती है इतनी बात नहीं होती, यहाँ पे बात होगी स्लोप के बारे में। मैं मानता हूँ कि आप मेरे साथ साथ कुछ लिखते भी चले जा रहे हैं। लिख लिया बच्चा? राइट। अगर आप नहीं लिख पाना और समझना दोनों साथ साथ नहीं कर पा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि आप समझिए, क्योंकि इसका तो पीडीएफ, ये जो मैं क्लास में लिख रहा हूँ ना, इसका तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, इसका पीडीएफ तो भेज दूंगा। ठीक है जी, ठीक है बेटा जान। चलिए, अगर अभी भी आप इस बात से कन्विंस नहीं हुए हैं तो क्यों कन्विंस होंगे? क्योंकि अभी मैंने पूरी बात बताई नहीं है। आइए मैं पूरी बात बताता हूँ आपको, पूरी बात समझाता हूँ। आइए जी, क्या पूरी बात कुछ करना बाकी रह गया? चलिए बताता हूँ। बताइए पहला इक्वेशन क्या था बजट लाइन का? बताइए क्या इक्वेशन था? इक्वेशन था P1x1 प्लस P2x2 इक्वस टू क्या था? m। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब एक बात कीजिए, बताइए यहाँ मैं करता हूँ P1x1 के साथ लिखता हूँ चेंज इन x1, भाई x1 में चेंज करेंगे, और यहाँ क्या लिखता हूँ? P2x2 के साथ लिखता हूँ चेंज इन x2। आप ये कहोगे सर माइनस क्यों नहीं लगा? तो माइनस मत लगाओ यार, चेंज करो बस, सीधी सी बात है। माइनस अपने आप रिजल्ट में आएगा, नहीं कर सकता हूँ भाई, सीधी सी बात है। x1 की क्वांटिटी में चेंज कर सकता हूँ, x2 की क्वांटिटी में चेंज कर सकता हूँ, लेकिन m नहीं चेंज होगा, m तो वही का वही रहेगा, क्योंकि हमारी इनकम तो वही है। लिख लिया यहाँ तक? P1x1 प्लस P2x2 इक्वस टू m, P1 इंटू x1 प्लस चेंज इन m प्लस P2 इंटू x2 प्लस चेंज इन m ही रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब मतलब क्या करता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ। मतलब सर ये कर देता हूँ P1x1 प्लस चेंज इन x1 प्लस P2x2 प्लस चेंज इन x2 इक्वस टू P1x1 प्लस P2x2। लिख लिया जी बच्चे? लिखो फटाफट लिखो, मेरे साथ साथ ही लिखते जाओ, जैसे मैं
सर झुकाता हूँ, आप भी झुक जाओ लिखने के लिए। इसको आप क्या करते हैं, एलोबरेट करते हैं। ये क्या होगा, P1x1 प्लस P1 चेंज इन x1 प्लस P2x2 प्लस P2 चेंज इन x2 इक्वस टू क्या, P1x1 प्लस P2x2। मज़ा आ गया? आपको मैं बिल्कुल मौका नहीं दूंगा, मुझे पता होता कौन सी क्लासेस छोटे क्लासेस लेवल का चीज़ है ये। इसमें कुछ नहीं बोलना है आप लोगों को। ये और ये कटेगा और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा फिर बताइए। P1 चेंज इन x1 इक्वस टू P2 चेंज इन x2, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, माइनस। देखा आपने, आ गया। किसी एक साइड लगाओगे ना, ठीक है, रहने दो, मैंने दोनों साइड लगा दिए, तो कोई एक साइड लगा देना, ठीक है, कोई बात नहीं। साइन आ गया माइनस। तो अब मैं क्या करूँगा, अब ऐसा करता हूँ P1 अपॉन P2 रख लेता हूँ, इक्वस टू क्या हो गया, चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1। आ गया, साइन हो गया माइनस। बात समझ गए? अगर मुझे एब्सोल्यूट टर्म्स में लेना है, देखो मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये मेरी मिस्टेक है। ये दोनों साइड माइनस मत लगाना, अगर दोनों साइड लगाओ तो कट जाएगा, तो माइनस ही हट जाएगा। तो ये अल्टीमेटली डिराइव करके सामने आ गया कि P1 अपॉन P2 इक्वस टू क्या हो गया, माइनस x2 अपॉन चेंज इन x2 अपॉन x1, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं x2 अपॉन x1 इक्वस टू क्या, माइनस P1 अपॉन P2। बात एक ही है, एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा। साइन तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए लगा रखा है, साइन को पकड़ के बहुत लंबा मत खींचो, समझ लो बातों को। यस सर, ये बातें क्लियर हो गई, लेकिन बातें समाप्त नहीं हुई, कभी कंप्लीट नहीं हुई, सिर्फ क्लियर हुई है यहाँ तक। तो आपने क्या देखा, अभी बहुत कुछ इससे बोलना है। आपने क्या देखा, आपने देखा कि स्लोप ऑफ आई एस कर्व क्या है, स्लोप ऑफ आई एस, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आई एस क्यों बोल दिया, क्योंकि इसे जस्ट पहले मैंने मैक्रो की क्लास ली ना, मेरे दिमाग में आई एस घूम गया। स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ बजट लाइन। अगर मुझसे पूछोगे सर क्या है, तो मुझे ज़्यादा पसंद आता है P1 अपॉन P2, ये स्लोप है, मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में लिख रहा हूँ। तो सर इतना दिमाग क्यों ख़राब किया x1 x2 निकाल के। आइए इसके बारे में बात करते हैं। x1 x2 है क्या, चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 क्या है, इसके बारे में अलग से बात करते हैं। ये क्या चीज़ है सर, देखो जो चीज़ आप डिनोमिनेटर में रखते हैं ना, इसका मतलब उसमें एक चेंज करते हैं, यूनिट 1, और ऊपर में रिजल्टेंट आता है। मतलब अगर मैं x1 को एक यूनिट बढ़ाता हूँ, ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा कि मुझे स्लोप ना, बजट लाइन का स्लोप P1 P2 ज़्यादा पसंद आ रहा, मैंने वो लिख दिया। लेकिन मैं कहूँगा आपसे कि x1 x2 मैंने क्यों डिस्कस किया, सुनना, x1 x2 को अलग से बात कर रहा हूँ। x1 x2 मतलब नीचे क्या दिख रहा है, 1 यूनिट अगर x1 मेरा इंक्रीज कर रहा है, तो कितना यूनिट x2 मेरा डिक्रीज करेगा। मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 2 यूनिट, इसका मतलब हुआ कि एक यूनिट x1 को इंक्रीज करने के लिए 2 यूनिट x2 मुझे क्या करना पड़ा, लूज करना पड़ रहा है। तो जो चीज़ आप गेन करते हो, जो चीज़ आप एक्वायर करते हो, उसके साथ जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, उसी को बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहते नहीं कहते बताओ, स्कूल लेवल से पढ़ रखा आपने, नहीं कहते? जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब अगर मैं इसके पीछे लिखूं क्या, दिस इज व्हाट x2 चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 इज व्हाट, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 है। कहोगे सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 क्यों लिखा आपने, x1 कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब इंक्रीज क्या कर रहे हैं हम, x1 को कितना कर रहे हैं, 1 यूनिट, उसके बदले में क्या लूज कर रहा हूँ, x2। तो ये दिखा रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1। तो सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि x2 अपॉन x1 इज व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 है। ओ माय गॉड, इसका मतलब सर कुछ देर पहले हमने कहा था कि चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 इक्वस टू मैंने P1 अपॉन P2 लिखा था, और इक्वस टू मैंने स्लोप ऑफ बजट लाइन लिखा था। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 इक्वस टू ऑफ स्लोप ऑफ बजट लाइन। यस, मैं यही कहना चाह रहा हूँ।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज नथिंग। बजट लाइन का स्लोप कुछ नहीं है। बजट लाइन का स्लोप सिर्फ एंड सिर्फ ये दिखाता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 क्या है। इसको यहाँ से भी समझ सकते थे, यहाँ ग्राफ से भी समझ सकते थे कि जब मैं x1 को इंक्रीज कर रहा हूँ तो x2 कितना लूज कर रहा हूँ, यही कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1, और वही मुझे क्या देता है न्यूमेरिकली, स्लोप देता है। तो जब भी मेरे पास इन चार में से कोई दो होगा, अगर P1 एंड P2 होगा, उसको मैं क्या करूँगा, चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 से कंपेयर करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 निकाल सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 निकाल सकता हूँ। अब मैं आपसे पूछूंगा तब मैं लिखूंगा, बताइए स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है। मेरे साथ साथ बोलिए, मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, क्या बजट लाइन स्लोप है, P1 अपॉन P2। क्या मैं स्लोप ऑफ बजट लाइन को कुछ और कह सकता हूँ, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, ये है चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1। क्या मैं कुछ और कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 है। मतलब सब कुछ सेम है, ये तीनों बातें सेम है। अगर मैं कभी कहूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 मतलब स्लोप ऑफ बजट लाइन, एब्सोल्युटली सेम चीज़ है। तो अगर मुझे P1 एंड P2 गिवन है, P1 अपॉन P2 गिवन है, तो इसको डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 निकाल सकते हैं। P1 अपॉन P2 को डिवाइड करके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 निकाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो मान लीजिए P1 क्या आपका, P1 आपका 10 है, P2 क्या आपका, P2 आपका 5 है। तो ये डिवाइड करके क्या आएगा, 2/1। ये डिवाइड करके क्या आएगा, 2/1। इसका मतलब स्लोप क्या हो गया, 2। स्लोप यहाँ 2 है। अब इसको मैं किससे इक्वेट कर सकता हूँ, इसको इक्वेट कर सकता हूँ चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 को, और क्या लिखूंगा, 2/1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x1 को मैं 1 से इंक्रीज करता हूँ तो x2 मुझे 2 से लूज करना पड़ेगा, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक मुझे आप कुछ बात का आंसर नहीं दोगे। क्या आंसर चाहिए सर आपको, मुझे आंसर चाहिए कि अगर P1 दे रखा है, अगर P2 दे रखा है, तो उसको डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हो, सर निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन, और उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1। दैट्स इट। एक लास्ट लाइन मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, और मैं उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या लिखना चाहता हूँ सर, ये लिखना चाहता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ, ये बात मैं इतनी बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ उसका वजह की बताता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 इज व्हाट, x1 इज द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ x1 and x2, that is P1 upon P2. Opportunity cost of x1 is ratio of price of x1 and x2, that is P1 upon P2। मैंने इतनी बार चीख कर इस बात को इसलिए बोला कि न्यूमेरिकल्स में कुछ भी दे सकता है, वहाँ लिख देगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दिस, मतलब मानोगे स्लोप है। अब वहाँ पे आप समझ नहीं पाओगे यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया हुआ है, स्लोप कहाँ दिया हुआ है, अरे बाबा दोनों सेम चीज़ है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, एकदम नहीं बोल सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। बस 2 मिनट वक्त देता हूँ आपको, आप में से कोई बच्चा अगर कुछ बोलना चाहता है तो बोल लें, अदरवाइज आप ये मत समझिए कि कोई मुश्किल बातें मैंने सिखाई है, बेहद ही आसान बातें अभी तक सिखाई है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता थी, क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त आपको ये बातें समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा। आइए जी, अब टॉपिक चेंज कीजिए, टॉपिक क्या चेंज कीजिए, लिखिए पाइवोट्स एंड शिफ्ट्स ऑफ बजट लाइन, पाइवोट्स एंड शिफ्ट्स ऑफ बजट लाइन। टॉपिक लिखिए बच्चे, पाइवोट्स एंड शिफ्ट्स ऑफ बजट लाइन। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन बच्चों को ये बातें आसान लगती है वो स्पीड अप कर लीजिएगा। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ते हैं तो 150 पे कर लीजिए, 200 पे कर लीजिए, आगे बढ़ते जाइए, ब्रश अप कर लीजिए एक बार अपने कॉन्सेप्ट को। पाइवोट्स एंड शिफ्ट ऑफ बजट लाइन क्या है इस टॉपिक का मतलब सर? देखिए, पाइवोट्स वर्ड अगर आपको दिक्कत कर रहा है, पाइवोट्स को कई जगह पिवोट्स भी कहते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है आप क्या बोलते हैं। इसको रोटेट्स भी कह सकते हैं, रोटेट्स भी कह सकते हैं। आइए जी, मैं टाइम ज़्यादा ना एक्सपैंड करते हुए समझाना चाहता हूँ। ये एक बजट लाइन है, यस सर, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x1 है, और इसका स्लोप दे रखा है क्या, P1 अपॉन P2।
अब मैं पूछता हूँ कि x1 की प्राइस तो p1 है और x1 की अब प्राइस हो गई है p1 डैश और ये हो गया कि p1 डैश इज लेस देन p1। बताओ x1 की प्राइस कम हुई कि ज़्यादा हुई? x1 की प्राइस क्या हो गई? x1 की प्राइस रिड्यूस कर गई है, तो न्यू स्लोप क्या होगा? न्यू स्लोप होगा p1 डैश अपॉन p2। न्यू स्लोप क्या होगा? p1 डैश अपॉन p2। न्यू स्लोप क्या होगा? p1 डैश अपॉन p2। मान गए बच्चे? मान गए? यस सर। प्राइस के चेंज करने से मेरे कोऑर्डिनेट में क्या फ़र्क पड़ेगा? मान लो अगर मुझे x1 अब खरीदना तो x1 क्या होगा? x1 होगा m अपॉन p1 डैश और x2 क्या होगा? x2 तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, x2 क्या होगा? m अपॉन p2। p2 में कोई चेंज तो नहीं आया। इसका साफ मतलब है कि p1 के कम हो जाने से मेरा ये कोऑर्डिनेट चेंज कर जाएगा, ये कोऑर्डिनेट मेरा चेंज कर जाएगा, लेकिन इस कोऑर्डिनेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये अभी भी क्या है? m अपॉन p2 और ये क्या था? m अपॉन p1 और ये क्या हो गया? m अपॉन p1 डैश। बच्चों वाली बात, बच्चों वाली बात। सर ये इंक्रीज़ क्यों कर गया? मुझे बताओ। आपकी प्राइस अगर गिर जाती है तो आप क्वांटिटी ज़्यादा परचेज कर सकते हो, कम परचेज कर सकते हो? बताओ। ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकते हो। कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा परचेज कर सकते हो? जिसकी प्राइस गिरी या जिसकी प्राइस नहीं गिरी? जिसकी प्राइस गिर गया। यस सर, जिसका प्राइस गिरा है। तो अब हम क्या करेंगे? हमारा बजट लाइन ये हो जाएगा। बताइए बजट लाइन क्या हुआ है? स्टीपर हुआ कि फ्लैटर हुआ? बजट लाइन फ्लैटर हो गया। बजट लाइन फ्लैटर क्यों हो गया? क्योंकि रेशियो ऑफ p1 अपॉन p2 चेंज कर जाएगा। पहले था p1 अपॉन p2, अब हो गया p1 डैश अपॉन p2। ये इक्वल नहीं होगा बल्कि क्या होगा? ये क्या हो गया? रेशियो। एब्सोल्यूट टर्म्स में ये रेशियो क्या हो गया? ये रेशियो कम हो गया। तो बजट लाइन क्या होगा? फ्लैटर हो जाएगा। बेहद ही आसान, बेहद ही आसान, फ्लैटर हो जाएगा। इसका उल्टा मैं समझाना नहीं चाहता हूँ। उल्टा मतलब प्राइस बढ़ती तो क्या होती? प्राइस बढ़ती तो ये हो जाती और क्या होता? कुछ नहीं होता। क्यों सर? और डिस्कस क्यों नहीं करना चाहते हो? डिस्कस कर लो। नहीं करूँगा क्योंकि मुझे क्लास 12th एंड सेमेस्टर 1 नहीं पढ़ाना, मुझे कुछ और बातें सिखानी है आपको, इसलिए ये सब डिस्कस करते करते हम आगे निकल रहे हैं। एक ही इंटरसेप्ट चेंज हुआ क्योंकि दूसरे की प्राइस में चेंज नहीं हुआ है। यहाँ देखो बजट लाइन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, कीपिंग दिस पॉइंट एज ऑरिजिन। ये पॉइंट फिक्स है, इसी को बोलते हैं पिवोट्स या पाइवोट्स। बजट लाइन रोटेट कर गया है। बजट लाइन इधर भी रोटेट कर सकता है। बेहद ही आसान पॉइंट था, बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से आप समझ गए, बहुत बढ़िया समझ गए। लेकिन अगर बजट लाइन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसका मतलब बजट लाइन शिफ्ट तो कर ही रहा है। अल्टीमेटली बजट लाइन यहाँ क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। तो बजट लाइन के शिफ्ट होने का एक वजह क्या है? बजट लाइन के शिफ्ट होने का एक वजह है चेंज इन प्राइस। शिफ्ट होने का एक वजह क्या पता चल गया यहाँ पे? एक वजह पता चल गया, चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज, बजट लाइन में चेंज होने का एक वजह हो गया चेंज इन प्राइस। और यहाँ जो शिफ्ट होगा कौन कैसा शिफ्ट होगा? नॉन पैरेलल शिफ्ट होगा। नॉन पैरेलल शिफ्ट होगा। नॉन पैरेलल शिफ्ट होगा। अब आप में से कोई बच्चा साइंटिस्ट बनेगा और वो कहेगा सर अगर P1 P2 दोनों प्राइस चेंज हो गया और प्रोपोर्शनेटली चेंज हो गया तो उस पर मत जाओ। अभी आप एक की प्राइस को ही चेंज करो, तो नॉन पैरेलल चेंज होगा। शिफ्ट इन बजट लाइन इज ड्यू टू प्राइस चेंज एंड दैट इज नॉन पैरेलल शिफ्ट। अब शिफ्ट का दूसरा वजह क्या हो सकता है? शिफ्ट का दूसरा वजह हो सकता है इनकम में चेंज। इनकम में चेंज, दैट इज चेंज इन एम। पहले इनकम थी आपकी एम, अब इनकम हो गई एम प्लस चेंज इन एम, बढ़ गई है। इनकम बढ़ जाएगा तो बजट लाइन में क्या होगा बेटा जान? बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। बजट लाइन शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। वो भी क्या शिफ्ट करेगा? पैरेलल शिफ्ट करेगा। पैरेलल राइट वर्ड शिफ्ट, पैरेलल राइट वर्ड शिफ्ट। ये हो गया पैरेलल राइट वर्ड शिफ्ट, बेहद ही आसान। अगर इनकम कम हो गया, एम माइनस चेंज इन एम हो गया, तो शिफ्ट होगा पैरेलल लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इधर की तरफ शिफ्ट होगा। बेहद ही आसान। सर दोनों में दोनों चेंज हुआ तो? अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है, मान लो क्या हुआ? तीसरा केस देखो, तीसरा केस में क्या? चेंज इन प्राइस भी हुआ है एंड चेंज इन एम भी हुआ है।
तो उसमें क्या क्या पॉसिबल है? उसमें पॉसिबल है बजट लाइन का शिफ्टिंग ऐसा होगा। ये सब न्यूमेरिकल करते वक्त मैं ना ज़रूरत पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स दे रखा होगा, तो वहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एक बजट लाइन ऐसा होगा, दूसरा बजट लाइन ऐसा भी हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ कैसा हो सकता है। दूसरा बजट लाइन ऐसा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कैसा हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस में कितना चेंज हुआ है। लेकिन प्राइस में चेंज हुआ तो नॉन पैरेलल शिफ्ट हुआ, इनकम में चेंज हुआ तो बजट लाइन आगे भी बढ़ेगा। राइट वर्ड तो जाएगा ही जाएगा, इंक्रीज़ किया तो बजट लाइन इंक्रीज़ किया तो राइट वर्ड जाएगा। जब मुझे पता है इसमें से ज़्यादातर बच्चे कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ नहीं रहे, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन पूछने लायक है भी नहीं। अगर आप मुझसे ज़्यादा पूछेंगे तो मैं पूछूंगा आपने पहले क्यों नहीं पूछा, जो पहले के टीचर थे वहाँ क्यों नहीं पूछा। मैं यहाँ तो क्वेश्चन पूछने दूंगा ही नहीं आपको। ऐसी बात नहीं बच्चे, मैं इतना खड़ूस नहीं हूँ, अब यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछना चाहें तो प्लीज़ माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए अगर पूछना चाहें तो। और मैं अपने लेक्चर के सपोर्ट में एक स्टडी मटेरियल दूंगा, उस स्टडी मटेरियल को आप एक बार पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। एकदम रनिंगली सब कुछ वहाँ दे रखा है, स्ट्रेट अवे सब लिखा हुआ है, हाँ एकदम टिक मार कर दे जाएंगे, बड़े मज़ा से समझ में आएगा आपको। राइट सर, राइट सर, राइट सर। आइए जी, अब एक नया टॉपिक लिखिए आप। वो नया टॉपिक क्या है? न्यूमेरियर प्राइस। न्यूमेरियर प्राइस लिखिए, NUMERAIRI। शायद ये बातें आपने पहले नहीं पढ़ी होगी। न्यूमेरियर प्राइस, सर क्या होता है न्यूमेरियर प्राइस? मैं एक बार फिर से बजट लाइन लिखूंगा, और बजट लाइन से प्यार करना मतलब लव करना सीख लीजिए। पूछिए क्यों? क्योंकि ये बजट लाइन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जो भी चैप्टर पढ़ लीजिए हर जगह बजट लाइन है, जहाँ भी पढ़ लीजिए, कोई भी जगह अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट आप अचीव करना चाहेंगे तो बजट लाइन तो होगा ही होगा। इंडिफरेंस कर्व भी बजट लाइन के साथ टच करके इक्विलिब्रियम पॉइंट देता है, इसलिए बजट लाइन तो हर जगह है। ये तो इकोनॉमिक्स में आचार जैसा है, हर जगह इस्तेमाल होगा इसका, इसलिए इसकी जानकारी ज़्यादा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। इसलिए मैं इसको यहीं से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, बजट लाइन से ही। P1x1 प्लस P2x2 इक्वल्स टू M। अगर मैं ऐसा करना चाहूँ कि मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे P1 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ भी P1 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ भी P1 से डिवाइड कर दूँ, तो क्या बताओ? P1 से डिवाइड करना मतलब किसी एक न्यूमेरिकल से डिवाइड कर देना, किसी एक डिजिट से डिवाइड कर देना। क्या इस इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? आप बचपन से सीखते आ रहे हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड सेम मल्टीप्लाई सेम डिवीजन, नो फर्क इन इक्वेशन, देयर विल बी नो चेंज इन इक्वेशन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यस सर पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मुझे एक अच्छा रिजल्ट क्या मिल जाएगा कि यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, यहाँ पे ये P2/P1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये M/P1 हो जाएगा। इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बजट लाइन तो ये भी है। मुझे एक फ़ायदा ये होगा कि मुझे x1 की जो प्राइस है ना वो 1 हो जाएगी, करस्पॉन्डिंगली 1 हो जाएगी। और अगर x1 की प्राइस 1 हुई है तो करस्पॉन्डिंगली x2 की प्राइस क्या है? ओ माय गॉड, जल्दी बोलो। ओ अगर x, हाँ ये हो गई, P2/P1 हो गई है, स्लोप नहीं है ये, P1/P2 स्लोप होता है। x1 की प्राइस अगर 1 हो गई है तो x2 की प्राइस करस्पॉन्डिंगली P2/P1 हो गई है, और हमारी इनकम करस्पॉन्डिंगली क्या हो गया? M/P1 हो गया। हमने इक्वेशन में दोनों साइड छटाई कर दी, रिड्यूस कर दिया उसको। इससे क्या होगा कि अगर एक फैक्टर हमारा 1 हो गया तो हमारे लिए इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब बात आती है कि सर इस आपने तो कुछ और ही समझा दिया, आपने न्यूमेरियर प्राइस कहाँ समझाया? मैं कह रहा हूँ अगर किसी भी यूनिट का प्राइस हमने 1 मान लिया तो वो कौन सी प्राइस हो गई? बोलो जी, वो कौन सी प्राइस हो गई? वो न्यूमेरियर प्राइस हो। क्या बात है, मज़ा आ गया। NUMERAIRE न्यूमेरियर प्राइस हो। हाँ, अगर मैंने किसी एक की प्राइस को 1 रुपीज़ मान लिया, 1 रुपीज़ कर दिया मैथमेटिकली, तो ये क्या हो गई? न्यूमेरियर प्राइस हो गई। और हम यहाँ ये न्यूमेरियर प्राइस हमने क्यों निकाला? सिर्फ एंड सिर्फ एक ही मकसद है। न्यूमेरियर प्राइस निकालने के पीछे का एक मकसद है कि हम अपने इक्वेशन को क्या करना चाहते हैं? रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। लेकिन एक और मकसद है, एक और मकसद है, बताता हूँ क्या मकसद है सर। एक और मकसद है। न्यूमेरियर प्राइस का मीनिंग तो समझ गए ना? न्यूमेरियर प्राइस को इकोनॉमिकली कुछ नहीं समझना था, सिर्फ इसका लिटरल मीनिंग समझना था कि मुझे किसी एक का प्राइस 1 करना है। इकोनॉमिकली कुछ समझना चाहते हैं और कुछ बोलना चाहते हैं, बोल देता हूँ। ये बोलता हूँ, सुनो,
मैंने क्या कहा कि मैंने बजट लाइन पे, क्या बात है जी, बजट लाइन पे यहाँ क्या रखा, x1 रखा, यहाँ क्या रखा, x2 रखा। क्या बात है, मज़ा आ गया। ये बताओ कि मैंने दो ही गुड्स लिया ना, x2 एंड x1 लिया है ना, बोलो ना जी। मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने दो ही गुड्स लिया, x2 एंड x1 लिया। अब आपका मुझे आवाज़ सुनने का मन कर रहा है, मैं भूल चुका हूँ कि आप लोग क्लास में आए कि नहीं। बोलिए कोई बच्चा। अब्दुल, यस, आर यू इन द क्लास? यस सर। अरिजीत, अवलीन, बोलते जाओ फटाफट। यस यस सर, सही बोलिए। राइट, तो ये x2 x1 लिया मैंने कहा था फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने x2 x1 ले लिया। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आता होगा, सर क्या दुनिया में कि दो ही यूनिट्स हैं? और यूनिट नहीं हो सकते, बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, उसमें मैं कंपैरिजन क्यों नहीं करता हूँ? तो मैं ऐसा करता हूँ, चलो आपकी बात को मान लेता हूँ। x1 तो लिया, यहाँ इस पर मैंने क्या कर दिया, y एक्सिस पे क्या कर दिया मैंने, रेस्ट ऑल गुड्स ले लिया। अगर मैंने रेस्ट ऑल गुड्स ले लिया तो इसको कौन सा गुड्स बोल सकता है, कोई बोल सकता है मुझे? रेस्ट ऑल गुड्स को कंबाइंड रूप से हम क्या कह सकते हैं? एनीबॉडी, बोलिए जी। रेस्ट ऑल गुड्स को कंबाइंड रूप से हम बोल सकते हैं कंपोजिट गुड्स। क्या बोलेंगे? कंपोजिट गुड्स। मज़ा आ गया। मतलब हमने क्या किया, वाई एक्सिस पे कंपोजिट गुड्स ले लिया, वाई एक्सिस पे कंपोजिट गुड्स ले लिया। और एक बात जान लो, जब कंपोजिट गुड्स दिया रहेगा तो कंपोजिट गुड्स में कोई एक गुड्स तो है नहीं कि उसकी प्राइस मैं डिसाइड करूंगा। कंपोजिट गुड्स की प्राइस ऑलवेज हम क्या मानकर चलते हैं? ऑलवेज सपोज टू बी व्हाट? टेल मी। ऑलवेज सपोज टू बी, बोलो जी बच्चा, 1। कंपोजिट गुड्स की प्राइस ऑलवेज सपोज टू बी 1। कंपोजिट गुड्स की प्राइस ऑलवेज सपोज टू बी 1, हम 1 मानकर चलेंगे। कंपोजिट गुड्स की प्राइस ऑलवेज सपोज टू बी 1, 1 मान के चलेंगे। मतलब यहाँ पे भी हमने क्या किया, न्यूमेरियर प्राइस माना है। लेकिन यहाँ पे मानने का और यहाँ पे मानने का मकसद अलग अलग था। यहाँ तो हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कहा, और यहाँ मैंने कंपोजिट गुड्स की प्राइस की मेरी मजबूरी है, मुझे 1 ही मानना है। अब आपको क्या समझाऊं मैं, बताऊं। जैसे मान लो, सपोज करो, मैं समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे सपोज करो आपकी इनकम दे रखी है 100 रुपीज़। इनकम क्या दे रखी है? 100 रुपीज़। और x1 दे रखा है, मान लो मुझे पता नहीं क्या दे रखा है, p1 दे रखा है। p1 दे रखा है मान लो ₹10, और p1 दे रखा ₹10। मान गए? तो बताइए मुझे x1 आप कितना खरीद सकते हैं? x1 कितना परचेज कर सकते हैं आप? 100/10, दैट इज 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स। अब इस सवाल में x2 तो है ही नहीं। ऐसा भी सवाल हो सकता है, x2 दिया ही नहीं है, x2 इज नॉट गिवन। तो मैंने आपको अभी क्या सिखाया, x2 को क्या मानो? बोलो जी, क्या मानो? ओ माय गॉड, बोल ही नहीं रहा बच्चा। कंपोजिट गुड्स। अगर x2 के बारे में कुछ ना लिखा हो तो क्या मानकर चलोगे? कंपोजिट गुड्स। और जब कंपोजिट गुड्स मान के चलोगे तो x2 कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हो आप? 100 डिवाइड बाय, बोलो, 1, क्योंकि 1 ही तो प्राइस माना था, ये यूनिट। फायदा ये है, अगर भाई, अगर मुझे, अब सुनो, आप मुझे अगर बजट लाइन ड्रॉ करना है तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम? इस केस में देखो, कंपोजिट गुड्स की क्वांटिटी 100 ही आया है, और हमारी इनकम भी क्या थी? 100 ही थी। तो उस केस में x2 पे हम m ही रख देंगे, इस एक्सिस पे हम m रख देंगे। m कितना मेरा? 100। और इस एक्सिस पे क्या रखेंगे? x1 रखेंगे, और ये कितना? 10। अब ये लाइन हम ज्वाइन करेंगे। भाई आप पूछोगे क्या फ़ायदा हुआ? भाई अगर इस केस में बजट लाइन ड्रॉ करना है तो क्या बजट लाइन ड्रॉ नहीं करोगे? अगर सवाल कह देगा कि अब x1 दे रखा है, x2 दिया नहीं है, तो x2 को कंपोजिट गुड्स मान लोगे, उसकी प्राइस 1 मान लोगे। इसका मतलब y एक्सिस पे क्या रहेगा? m ही रहेगा, मतलब यहाँ 100 रहेगा। कभी कभार बच्चे हमसे पूछते हैं ना कि सर ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे आपने m लिया, m हमेशा रुपीज़ के टर्म्स में होता है, ये होता है क्वांटिटी के टर्म्स में, तो ये कैसे हो सकता है? आपने रुपीज़ एंड क्वांटिटी में आपने एक रिलेशनशिप बना दिया और आपने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। बेटा जान, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, ये 100 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ प्राइस क्या मान ली मैंने? 1 मान ली।
दूसरी बात, जनरली आपके दिमाग में होता है कि मेरे पास x1 x2 क्वांटिटी होगा तभी हम बजट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर x1 भी है तो भी x2 को कंपोजिट मान के, प्राइस 1 मान के और y एक्सिस पे इनकम रख करके आप बजट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सर इतना टाइम बताया, इतना डिस्कशन किया, क्यों किया? अरे बाबा ये सब मेरी न्यूमेरिकल्स की तैयारी है। न्यूमेरिकल्स में ये सवाल सब आएगा, ये मेरी न्यूमेरिकल्स की तैयारी है। ये तो सवाल ही नहीं कर पाएंगे आप, एब्सोल्युटली नॉट। आप फ़ोन करेंगे सर आपने जो पढ़ाया था उसमें तो आपने कहा था x1 x2 दोनों होगा, मुझे तो x2 मिल ही नहीं रहा कहीं पे। तो मैं कहूँगा बेटा जान आप मुझे पूछ ही नहीं सकते, ऐसी बातें मैंने समझा रखा है क्लास में। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात, लिख लो पहले यहाँ तक। तो मैंने कंपोजिट गुड सिखा दिया, मैंने न्यूमेरियर सिखा दिया, मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 सिखा दिया जो चेंज इन x2 पर चेंज इन x1 होता है, मैंने स्लोप सिखा दिया, मैंने बजट लाइन सिखा दिया, बजट सेट सिखा दिया। ओवरऑल टॉपिक्स अगर कंबाइंड रूप से डिस्कशन करते हैं तो ये बजट कंस्ट्रेंट के अंदर आता है। कुछ बच्चों ने मुझे पहले पूछा था, बजट कंस्ट्रेंट अपने आप में कुछ नहीं है, ये ओवरऑल डिस्कशन। हाँ मैं फिर से बोल देता हूँ, मैंने कहा कि अगर मान लो आपके पास एक ही गुड्स है x1, दूसरा गुड्स नहीं है तो उसको क्या मानोगे? कंपोजिट गुड्स। और उसकी प्राइस क्या मानोगे? 1। अब प्राइस 1 तो ऑटोमेटिकली है कि कंपोजिट गुड्स की जो क्वांटिटी होगी वो इनकम के मतलब m के बराबर ही होगी, तो यहाँ 100 ही रखोगे और कुछ नहीं बोलना है। मुझे कुछ बोलना है, मैं बोलूँगा ही नहीं कुछ। अब मैं आगे बढ़ूँगा, अब मैं आगे बढ़ूँगा। 1 ही होती है, बिल्कुल सही बात, 1 होती है। कंपोजिट गुड्स की प्राइस 1 होती है। कंपोजिट गुड्स कंबाइंड गुड्स है, कौन पता करेगा कौन से कंबाइंड गुड्स है? यस सर। अब देखना ना जब न्यूमेरिकल करते वक्त ये सब बात लिखी होगी तो बड़ा मज़ेदार तरीके से आप करते करते चले जाओगे फटाफट। यस सर, यस सर। इसका कोई रीज़न नहीं होता, देखो इसका कोई रीज़न नहीं होता। देखो क्या होता है कि जब आप इकोनॉमिक्स में किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हो तो कुछ ना कुछ सपोज करके चलना पड़ता है। देखो एक चीज़ बताओ, जब भी कभी कंपोजिट गुड्स की बात होगी तो ऑफकोर्स मुझे x1 के नेचर के बारे में जानना है, लेकिन सिर्फ x1 को लेकर के हम ग्राफ तो डिस्कस नहीं कर सकते, सॉरी मतलब बजट लाइन नहीं बना सकते। तो मुझे रेस्ट ऑल को x2 मान करके, कंपोजिट गुड्स मान करके ही डिस्कशन को पूरा करना होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको कोई नहीं कहेगा कि कंपोजिट गुड्स के बारे में डिस्क्राइब करो, वो कहेगा x1 के बारे में बताओ। सब कुछ तो x1 के बारे में करना है, लेकिन x1 के बारे में कैसे कर सकते हैं जब तक कि आपको सामने वाला कुछ ना हो। तो ये वजह होती है। मान गए? यस सर। अभी तक जितना ये m इसलिए लिया क्योंकि m को अगर मनी को अगर 1 से डिवाइड करो तो m ही रह जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, 1 रुपीज़ है तो दैट्स इट। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, इसको सुनना दोबारा से। मैं कह रहा हूँ कि अगर चाहे क्वांटिटी लिख दो या m लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि m भी 100 रुपीज़ है, क्वांटिटी भी 100 यूनिट्स ऐसे में रहेगा। इसलिए कभी कभी ग्राफ पे अगर यहाँ पे m ही दिखाई देगा लिखा हुआ तो आप परेशान मत होना। जब भी कंपोजिट गुड्स होगा तो ग्राफ पे यहाँ पे m लिखा रहता है, क्योंकि m डिवाइड बाई 1 m ही आता है, सीधी सी बात। अब मुझे बच्चों प्लीज़ एक छोटी सी बात मुझे बोलनी है और मुझे बोल लेने दो। बोलूँ, मैं आगे बढ़ूँ? यस जी बच्चे, बोलूँ आगे या कुछ पूछना? पूछ लो, पूछ लो जी, पूछ लो, पूछ लो। दिमाग में कुछ कुलबुलाहट होती है, सर कुछ पच नहीं रहा है, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों करते हो यार? डाइजेस्ट हो जाएगा, चिंता मत करो, अभी न्यूमेरिकल्स भी तो आने दो, डाइजेस्ट हो जाएगा। मैं फिर भी एक बार लास्टली बोलता हूँ, मुझे पता है जब बच्चा कुछ पूछता है ना, इसका मतलब है कि उसको ना अंदर से कुछ, अंदर में गुड़गुड़ हो रहा है कुछ पेट में अंदर कि यार क्या है ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्या है विजार से स्टोरी बन रहा है, कुछ भी मान लो, कुछ भी कर लो। ऐसा नहीं है बेटा जानी, ये कंपोजिट गुड्स की कहानी तभी होगी जब चेंज इन x1 की बात होगी। तो मैं लास्टली बोलता हूँ कि जब मुझे चेंज इन x1 पे फोकस करना होगा तो कंपोजिट गुड्स की बात होगी, रेस्ट सारे गुड्स को हम x1 मान लेंगे और उसकी प्राइस को हम 1 मान लेंगे। इसलिए उस केस में यहाँ पर हम m भी दिखा सकते हैं और m को ही एक इंटरसेप्ट मान सकते हैं। दैट्स इट। आगे बढ़ता हूँ मैं। मुझे पता है जितना देर मैं 5 मिनट बोला हूँ ना, कई सारे बच्चे मुझे फॉरवर्ड कर चुके होंगे अभी तक क्लास में। आइए जी, अभी जितनी बातें मैंने करी है बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार बात हुई है, लेकिन मैंने क्या देखा कि उन सारी बातों में जो मेरा बजट लाइन था वो एकदम स्ट्रेट लाइन था। और जब बजट लाइन स्ट्रेट लाइन है तो आप समझ लो कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। कभी भी आपके सिलेबस में स्ट्रेट लाइन बजट लाइन नहीं देगा। आपके सिलेबस में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बजट लाइन में क्या आएगा? किंग का आएगा। समझो बात को, किंग का आएगा, ऐसे मुड़ेगा या ऐसे ऐसे मुड़ेगा, जैसे भी कह लो, फ्लैटर भी हो सकता है, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। बजट लाइन में किंग का आएगा। बजट लाइन में ऐसे भी किंग का आ सकता है, ये भी बजट लाइन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है।
डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे किंक आएगा। ये बेंडिंग को बोलते हैं किंक, शार्प बेंडिंग को किंक बोलते हैं। आप बता सकते हो कोई बच्चा, मैं बिना बिना पढ़ाए पूछ रहा हूँ कि ये किंक माने मतलब क्या हुआ, ये बजट लाइन और इस बजट लाइन में क्या फ़र्क है, मतलब ब्लू वाले में और ग्रीन वाले में क्या फ़र्क है, और इसमें क्या फ़र्क है। स्लोप बदली है, स्लोप बदली है, स्लोप बदली, मज़ा आ गया, स्लोप बदली है। क्या बदली बच्चा बताओ, स्लोप बदली है। तो मुझे बताइए, स्लोप बदली है तो यहाँ पे स्लोप क्या है, बहुत ही फ्लैटर, एक्सट्रीम फ्लैटर है। यहाँ पे स्लोप क्या है, कम फ्लैटर है, स्टीपर होता जा रहा है। यहाँ पे और स्टीपर होता जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टीपेस्ट होता चला गया। इसका मतलब स्लोप होता P1/P2। इसका मतलब इसकी कंबाइंड वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। कंबाइंड वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। कंबाइंड वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। कंबाइंड वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। कंबाइंड वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 बढ़ती जा रही है। ओ माय गॉड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 था कि x1 एडिशनल के लिए x2 कितना लूज करते हैं। यहाँ देखो ना, एक एडिशनल x1 के लिए x2 नेग्लिजिबल मिस कर रहे हैं। और यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे एक एडिशनल के लिए x2 बहुत ज़्यादा लूज करने लगे, देखो ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ देखो, एक एडिशनल के लिए मैक्सिमम देखो बहुत ज़्यादा लूज करने लगे। मतलब जैसे जैसे स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 बढ़ रहा है। अभी घर जाना, दिमाग में सेट करना, जैसे जैसे स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 बढ़ रहा है, मतलब एडिशनल x1 के लिए ज़्यादा x2 लूज करना पड़ेगा। मज़ा आ गया सर। अभी तो इसके बारे में और भी बात आएगी, और भी बात होगी, लेकिन याद रखना आपके सिलेबस में कभी भी ये स्ट्रेट लाइन वाला बजट लाइन तो आ ही नहीं सकता है, किंक वाला आएगा। और वो भी किंक डायरेक्ट नहीं होगा, एक सवाल लैंग्वेज में दे रखा होगा, सवाल आपको पढ़ के उसका बजट लाइन ड्रॉ करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा। क्या बात है सर। तो अब मैं कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा कि किंक होता किस वजह से है। किंक होता कुछ वजह से, बजट लाइन पे जो फ़र्क पड़ता है किसके किसके वजह से पड़ता है। तो आइए टॉपिक लिखिए, अब नया टॉपिक लिखिए, नया टॉपिक लिखिए। कौन सा, ये डायग्राम, ये डायग्राम, अच्छा ये ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। क्या बात है जी, इससे अच्छा क्वेश्चंस तो किसी बच्चों ने मुझसे पूछा ही नहीं आज तक। मैं कह रहा हूँ ऑफ कोर्स गिवन है, और यही सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है। तो सर पढ़ाया क्यों, क्योंकि मैं क्यों पढ़ाया मुझे नहीं पता क्यों पढ़ाया, पढ़ाना पड़ेगा ना, नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे होगा। लेकिन सिलेबस में यही है, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सिलेबस में ये सब भी है, लेकिन ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में ये आएगा स्लोप में चेंज करना। तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि बजट लाइन का स्लोप में चेंज क्यों आएगा, किसके वजह से स्लोप में चेंज आ सकता है, ये सब बात हम करेंगे। तो इसके लिए एक टॉपिक लिखिए, क्या टॉपिक का नाम है सर, लिखिए टॉपिक। टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस, सब्सिडी एंड राशनिंग ऑन द बजट लाइन। हेडिंग लिखिए, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस पहला पॉइंट, दूसरा सब्सिडीज, और तीसरा पॉइंट राशनिंग। राशनिंग ऑन द बजट लाइन, ऑन द बजट लाइन। मज़ा आ गया। इसको ग्रीन लाइन से कर देता हूँ, और इसके आगे मैं लिखता हूँ क्लास नंबर 2। समझ गए आप लोग, लेकिन जाइएगा नहीं क्लास से, कुछ बात करता हूँ। इसको भी मैं कर देता हूँ, किससे, ब्लू से कर देता हूँ। चलो, आज के क्लास का ही टॉपिक था, मुझे आज के क्लास में ही ख़त्म करना था ये चीज़ को, लेकिन मैं नहीं कर पाया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि एसएमई की क्लास स्टार्ट होने में हार्डली 10-12 मिनट रह गए हैं, तो कुछ बच्चों को रेस्ट भी चाहिए। वैसे भी मैक्रो की एक्स्ट्रा क्लास लग गई थी आज, तो ये आपकी क्लासेस होगी अगली क्लास में। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग सभी ज्वाइन कर लीजिए। एक मिनट।
बस मैं जाते जाते आपको इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा थ्योरी लिखवाऊंगा नहीं। थ्योरी के कुछ कुछ पॉइंट्स तो ज़रूर लिखवाएंगे, कुछ ज़रूर डिस्क्राइब करेंगे, उनके सपोर्ट में हमारे पास स्टडी मटेरियल होगा जो मैं आपसे शेयर करूँगा। न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी बच्चे, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।